Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MSN फॉर यू में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस को आम भाषा में लोग शुगर की बीमारी, मधुमेह की बीमारी या फिर शक्कर की बीमारी बोलते हैं। दोस्तों, इस कंडीशन में जो एक्सपेक्टर होने वाला है उस कंडीशन उसको हम बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हमारा क्या है, एनाबॉलिक हार्मोन होता है, या इसको हम बोलते हैं स्टोरेज हार्मोन। बेसिकली एक सीक्रेट होता है बीटा सेल्स के द्वारा, और वही बीटा सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे पेनक्रियाज के अंदर। अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है लैंगरहैंस आइलैंड में। दोस्तों, इसका काम क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति या हम फूड खाते हैं तो ये इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के बाद करता क्या है दोस्तों, ये आपके ग्लूकोज को ब्लड में से निकाल के और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके आपकी मसल्स, आपके लीवर और फैटी सेल्स पर लेके जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके डायबिटीज मेलाइटस में इसका क्या रोल है। डायबिटीज मेलाइटस में इसका मेन रोल है जब आपकी बॉडी में और इंसुलिन प्रोडक्शन में कोई वेरिएशन आ जाए। मतलब आपकी बॉडी क्या कर रही है, इंसुलिन का डिमांड कर रही है और इंसुलिन का सिक्रीशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा हो जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? मीन्स increase level of increase level of glucose in the blood from the optimum level। जब आपकी बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर क्या होएगा, नॉर्मल लेवल से ग्लूकोज का अमाउंट एलिवेट हो जाएगा। और नॉर्मल अमाउंट कितना होता है दोस्तों? हम बोल सकते हैं फास्टिंग के लिए, फास्टिंग की बात करें तो 70 से लेके 99 mg/dl, ये कितना है इसका नॉर्मल। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें हम इंडिकेशन किस तरीके से देगा, तो इंडिकेशन देता है दोस्तों ये जब लेवल 100 से लेके 125 mg/dl हो जाए। ये इंडिकेट करता है दोस्तों प्री डायबिटिक को, प्री डायबिटिक को। और हम बात करें डायबिटीज कौन सी कंडीशन में होगी, डायबिटीज या तो 126 या इससे ज्यादा। जी हाँ, या तो 126 या इससे ज्यादा, तो इसको हम बोल सकते हैं ये डायबिटीज को इंडिकेट करता है। जी हाँ, जबकि आपका जो शुगर है फास्टिंग में 126 हो जाए। और अगर हम बात करें इसके कुछ फूड की, फूड लेने के बाद तो इसका कितना लेवल रहना चाहिए, यह हम बोल सकते हैं जब हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसका लेवल कितना होना चाहिए। अगर आप 75 ग्राम ग्लूकोज इनटेक करते हैं तो इसका लेवल कितना, 199 से नीचे रहना चाहिए, 199 mg/dl से कम रहना चाहिए। और अगर हम बात करें इसका, हम डायबिटीज फेज कब बोलेंगे, तो डायबिटीज को हम बोलेंगे 200 mg/dl या उससे ज्यादा, इसको हम बोल सकते हैं मोर। ठीक है, 200 mg/dl या उससे ज्यादा, तब इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, डायबिटीज मेलाइटस। अब होता क्यों है, क्यों आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है? जब इंसुलिन के प्रोडक्शन, इंसुलिन के प्रोडक्शन और आपकी बॉडी
जितना इंसुलिन के लिए डिमांड कर रही है, इन दोनों में कोई वेरिएशन आ जाए। वेरिएशन मतलब इंसुलिन प्रोडक्शन में कमी, या तो क्या है कि इंसुलिन का जितना सिक्रीशन हो रहा है उसमें कोई कमी आ जाए, या फिर जितने बॉडी डिमांड कर रही है उतने अमाउंट में इंसुलिन नहीं मिल रहा है या उतना नहीं बन रहा है, तो इसमें वेरिएशन आ सकते हैं, जिस कंडीशन में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके टाइप की। इसके टाइप मेनली आप लोगों ने पढ़े होंगे, 2-3 टाइप आप लोगों ने पढ़े होंगे। इसका जो टाइप होने वाले हैं, सबसे पहले इसका जो टाइप है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कोज। हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कोज और अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल कोज। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कोज। अकॉर्डिंग टू कोज इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस। प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस ये कंडीशन कब होती है? जब आपके पेनक्रियाज के अंदर कोई डिसऑर्डर हो जाए। डिसऑर्डर किस तरीके का दोस्तों? डिसऑर्डर हो सकता है आपके पेनक्रियाज के अंदर कोई स्वेलिंग आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। इस कंडीशन में, या पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से, पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से। अब ये कंडीशन दोनों क्या करती हैं दोस्तों? ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों जो कंडीशन है ये करती हैं बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन। जब बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, या उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? बॉडी के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ने लगेगा। जी बिल्कुल। अब बात करते हैं हम टाइप 2 इसके सेकेंडरी डीएम, मतलब डायबिटीज मेलाइटस। अब ये भी क्या है? इसी का ही टाइप है। अब इसी में क्या करते हैं? जब आपके पेनक्रियाज को प्रॉपरली रिमूव कर दिया जाए। जी हाँ, जिस सर्जरी का नाम है पेनक्रियाटेक्टमी। पेनक्रियाटेक्टमी पेनक्रियाटेक्टमी मतलब क्या है कि पेनक्रियाज को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब क्या है कि इस कंडीशन में आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या है? पेनक्रियाज प्रॉपर निकाल दिया गया, कंप्लीटली निकाल दिया गया है। और पेनक्रियाज कंप्लीटली निकाल दिया गया है तो क्या होगा? बीटा सेल्स भी नहीं बचेंगी, बीटा सेल्स भी उसके साथ साथ निकल जाएंगी। और बीटा सेल्स हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। जब इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? इसमें हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, और बाहर से इंसुलिन लेने के लिए हमें किसका? इंसुलिन थेरेपी का जरूरत पड़ती है। और जब हमें इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ती है तो क्या होगा? उसी पे हम क्या होगा? इंसुलिन थेरेपी पे डिपेंड हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे कारण की इसके, जिसका नाम है जिजेंटिज्म और एक्रोमेगैली। यही दोनों कारण किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जी हाँ, तो एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण इसका हो सकता है दोस्तों सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ पेनक्रियाज। सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑफ पेनक्रियाज। जब पेनक्रियाज के अंदर छोटी छोटी सिस्ट बन जाएं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस होती कैसी है? इसमें अंदर क्या होता है? जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। और जब ये बहुत सारी सिस्ट बंच के रूप में बन जाएं, क्लस्टर के रूप में बन जाएं,
तो ये क्या करती हैं, ये इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करती हैं, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से जितनी डिमांड हमारी बॉडी को है इंसुलिन की वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलती है। और उस जब प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके तीसरे टाइप की। जो तीसरा टाइप होने वाला है दोस्तों इसका, वो होता है जस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस। अब जस्टेशनल डायबिटीज मलाइटस ये कंडीशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, या हम बोल सकते हैं इसका ये कब एलिवेट होता है ग्लूकोज, ये होगा 20 to 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी क्या होगी 20 to 24 वीक्स की हो जाएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, वो इंसुलिन को क्या कर देते हैं, रेजिस्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, रेजिस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन ग्लूकोज को मेटाबोलाइट नहीं कर पाता है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता है, और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि उस टाइम पर हमें कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो उस टाइम पे हमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी डिलीवर होता है, उसके कुछ टाइम के बाद ये हॉर्मोन्स सबसाइड हो जाते हैं, और जब सबसाइड हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें डायबिटी मलाई के जो सिम्टम्स हैं, डायबिटी मलाइटिस के जो सिम्टम्स हैं, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया और पोलीडिप्सिया, तो वो सिम्टम्स हमें शो नहीं होंगे, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके क्लिनिकल कोज की। इसका जो क्लिनिकल कोज है, फर्स्ट क्लिनिकल कोज आता है, आपने नाम सुना होगा, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप 1, या इसको हम दूसरा बोल सकते हैं जुवेनाइल ऑनसेट, जुवेनाइल ऑनसेट। जुवेनाइल ऑनसेट होता है जब आप एडल्ट में एज में होते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज। जी हाँ, जब आप क्या होते हैं 30 साल से उम्र के जो 30 साल से नीचे की जो एज है, एज ग्रुप है, उन लोगों को होने के चांसेस ये रहते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मलाइटस, या हम इसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मलाइटस। अब ये होता कैसे है, इसका कारण क्या क्या है, इसका कारण होते हैं दोस्तों, जब आपकी बॉडी में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए। और बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता कब है, जब आपको क्या है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडी आईजीजी होती है, वो क्या करती है, हमारी बीटा सेल्स के ऊपर डायरेक्टली अटैक करती है, और उनको क्या कर देती है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले हमारा क्या बनेगा कारण इसका, ऑटो इम्यून, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। दूसरा कारण क्या हो सकता है दोस्तों इसका, इसका दूसरा कारण होगा पेनक्रियाटिक कैंसर। पेनक्रियाटिक कैंसर, पेनक्रियाटिक कैंसर की वजह से हो सकता है। तीसरा इसका कारण होने वाला है जेनेटिक, जेनेटिक। जी बिल्कुल, जेनेटिक किस तरह होगा, जब
पेशेंट के अंदर बीटा सेल्स ही प्रेजेंट ना हो, बीटा सेल्स ही प्रेजेंट ना हो, इसको हम बोल सकते हैं बीटा सेल्स एब्सेंट या नो बीटा सेल्स। तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या हो सकता है, टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर होता है जो हमारा एंडोजिनस इंसुलिन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट रहता है। एंडोजिनस जो इंसुलिन है हमारा वो क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, एब्सेंट रहता है। अब हमें अपने ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए, हमारे ग्लूकोज को कितना नीड है उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्सोजिनस इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, एक्सोजिनस इंसुलिन की नीड होती है, जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं रिक्वायर। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। अब हम बात करते हैं इसके टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। और इसका अनदर नेम लें तो इसका नाम आता है मैच्योरिटी ऑनसेट। जी हाँ, मैच्योरिटी ऑनसेट। और ये कौन सी एज में होने के चांसेस हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं अबव 30 ईयर्स ऑफ एज, 30 ईयर्स ऑफ एज। दोस्तों इसमें होता क्या है, इसके अंदर होता है आपकी बीटा सेल्स इंसुलिन को तो क्या कर रही है, सिक्रीट कर रही हैं, पर कहीं ना कहीं क्या है कि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर रही है। या हम बोल सकते हैं कि बीटा सेल्स तो प्रॉपर अमाउंट में क्या कर रही है, इंसुलिन को सिक्रीट कर रही है, लेकिन इंसुलिन रिसेप्टर क्या हो गई है, रेजिस्ट हो गई है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं वो प्रॉपर क्या हो गए हैं, इम्पेयर्ड हो गए हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन रिसेप्टर इम्पेयर्ड हो गए हैं। या हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बीटा सेल्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर रही हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। अब ये होता किस कंडीशन में है, अब ये होता इस कंडीशन में है दोस्तों, ओबेसिटी के कारण, दूसरा हेरिडिटी कोज। इसके दो ही कारण हैं, ओबेसिटी या फिर हम बोल सकते हैं इसको हेरिडिटी के कारण। अब क्या होगा, अब आप क्या करेंगे, आपको इंसुलिन सिक्रीटरी हमें एजेंट लेने पड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। हमें इसको रिपेयर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लेने पड़ते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं ओरल टैबलेट। जो डायबिटीज की ओरल टैबलेट फॉर्म आती है हम उनको क्या करते हैं, लेते हैं। लेकिन हम इसमें क्या नहीं लेते हैं, इसमें हम इंसुलिन थेरेपी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है। तो हमें क्या रिपेयर करना है, हमें रिपेयर करना है अपना इंसुलिन रिसेप्टर, जो प्रॉपर क्या कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, किसमें, जो आपका ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, किसमें, ग्लाइकोजन में। तो दोस्तों हमने इसके
5 टाइप पढ़े हैं। सबसे पहले हमने टाइप पढ़ा था इसका प्राइमरी, दूसरा हमने इसका टाइप पढ़ा था सेकेंडरी, और तीसरा जो हमने टाइप पढ़ा था इसका जस्टेशनल, और फिर हमने पढ़े हैं इसके 2 टाइप्स जो क्लिनिकल बेसिस पे हैं, जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, और दूसरा हमने जो टाइप पढ़ा है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। फर्स्ट का नाम था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और सेकंड का नाम था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। एक था हमारा जुवेनाइन ऑनसेट और दूसरा था हमारा मैच्योरिटी ऑनसेट। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की। इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? वैसे तो हमने इसमें टाइप्स में ही पढ़े हैं, फिर भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इटियोलॉजिकल्स के जो होने वाले हैं वो सबसे पहले होता है दोस्तों बीटा सेल्स डिस्ट्रक्शन। और दूसरा जो इसका कारण होने वाला है ऑटो इम्यून डिजीज या डिसऑर्डर। और तीसरा कारण जो इसका होने वाला है दोस्तों लैक ऑफ एक्सरसाइज। जी हाँ, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद वॉक नहीं करते हैं, उस कंडीशन में। दूसरा इसका फिर होने वाला है पैनक्रियाटिक कैंसर। फिर अगर पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटेक्टमी। पैनक्रियाज से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है, पैनक्रियाज को रिमूव किया गया है। फिर इसका कारण होने वाला है ओबेसिटी, जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनको सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कोई ज्यादा लोग स्ट्रेस लेने की कोशिश करते हैं, जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम रहती है, उस कंडीशन में हो सकता है। तीसरी का लास्ट में कोज होने वाला है दोस्तों एक्रोमेगैली और जिजेंटिज्म। तो इसके क्या है, कुछ कारण थे जिनकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? तो इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होने वाले हैं हमने पिछली कंडीशन डायबिटीज इंसिपिडस में भी पढ़ा था कि इसके कुछ 3 मेन सिम्टम्स होते हैं जिसको हम 3 P's से बात करते हैं या 3 P's से डिनोट करते हैं। 3 P's का मतलब होता है मीन्स पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मीनिंग होता है एक्सेसिव ईटिंग या एक्सेसिव हंगर। दूसरा हम बात करते हैं इसका पॉलीडिप्सिया, मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को क्या लगेगी, पानी की प्यास लगेगी, वो क्रेव करेगा कोल्ड वाटर के लिए। तीसरा हम बात करते हैं पॉलीयूरिया। एक्सेसिव अमाउंट में पेशेंट यूरिन पास करेगा। तो ये 3 इसके क्या हैं, मेन सिम्टम्स हैं। जो इंडिकेट करते हैं हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को। फिर और आगे हम अगर बात करते हैं तो पेशेंट को स्वेलिंग हो सकती है। जी हाँ, स्वेलिंग इन अपर एंड लोअर लिम्ब, हाथों पैरों में उसके सूजन आ जाएगी। अपर एंड लोअर लिम्ब। कभी कभी ये कंडीशन अगर सीवियर फॉर्म में हो जाए तो रेटिनोपैथी की शिकायत हमें देखने को मिल सकती है, जो इसका एक कॉम्प्लिकेशन भी है। दूसरा
इसमें आपको ब्लड विजन का सिम्टम्स भी देखने को मिल सकता है। ब्लड विजन, पेशेंट इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है। अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो उसमें क्या रहेगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। और आगे हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके जो और सिम्टम्स होने वाले हैं, अगर पेशेंट को डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की कंडीशन बन जाती है, मतलब फैट का अगर मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, तो पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, साथ में क्रैम्प भी देखने को मिलेंगे और नोजिया वोमिटिंग की भी शिकायत पेशेंट कर सकता है। ये कौन सी कंडीशन में है, अगर पेशेंट को डायबिटीज कीटो एसिडोसिस की प्रॉब्लम बन रही है। डायबिटीज मतलब फैट का अगर मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम इसमें एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की। अब एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जितना बॉडी में इंसुलिन बनेगा उतना क्या होगा, फैट डिपोजिशन होगा, उतनी आपके जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी आपके सिस्टम से रिलेटेड आपको कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। जितने भी क्या है कि कुछ कंडीशन जैसे कि हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम, आपको फैटी लीवर की शिकायत रह सकती है। दूसरा क्या है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, टायर्डनेस होगी, थकान फील होगी, आप ज्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सबसे पहले आएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम करते क्या है, सबसे पहले दोस्तों सेम हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में हम सभी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जैसे अगर पैनक्रियाज की किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, अगर किसी पेशेंट की पैनक्रियाज की सर्जरी हुई है, या पेशेंट कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई मेडिकेशन ले रहा है, या दूसरा हम बात करेंगे पेशेंट अगर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है, दूसरा हम बात करेंगे पेशेंट अगर किसी ड्रग का एब्यूज कर रहा है, दूसरा हम बात करेंगे जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई पेशेंट इस चीज से पहले कोई सफर कर रहा है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन की। फिजिकल एग्जामिनेशन की अब हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में करना क्या है। फिजिकल एग्जामिनेशन में दोस्तों बेसिकली हम चेक करेंगे बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स में हम करते क्या है कि पेशेंट का हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना है, तो हम इसमें हाइट और वेट चेक करेंगे। दूसरा हम इसमें बात करेंगे दोस्तों ओरल एग्जामिनेशन की। ओरल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे जो पेशेंट की ब्रीथ है वो किस तरीके की है। अगर पेशेंट को डायबिटीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमें क्या मिलेगी, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद करते हैं दोस्तों हम स्किन एग्जामिनेशन। स्किन एग्जामिनेशन में हम चेक करेंगे पेशेंट का कि स्किन पे जो इंसुलिन वो ले रहा था उस साइड पर कोई लीजन तो नहीं फॉर्म हुआ है। अगर पेशेंट को कोई लीजन फॉर्म हुआ है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां पे हमें रेडनेस देखने को मिलेगी। दूसरा वहां पर क्या है, व्हाइट पैचेस हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम डायबिटिक फुट के एग्जामिनेशन के लिए। डायबिटिक फुट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे पेशेंट के फुट साइड पर कोई लीजन्स तो नहीं फॉर्म हुआ है, कोई वुंड तो नहीं है, अगर वुंड है तो वो किस तरीके का है। तो ये दोस्तों ये कुछ चीजें हम एग्जामिनेशन में चेक करते हैं।
इसके बाद बात करते हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन की। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में दोस्तों हम चेक करेंगे पेशेंट का पीएच लेवल कितना है। दूसरा हम चेक करेंगे पेशेंट का आरबीएस जो शुगर लेवल है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम पेशेंट के यूरिन एनालिसिस की। यूरिन एनालिसिस, इसमें हमें पेशेंट का क्या है, यूरिन के सैंपल कलेक्ट करना है। तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के ब्लड कीटोन्स, पेशेंट के यूरिन में हमें पॉजिटिव मिलेंगे। दूसरा हम इसमें चेक करेंगे यूरिन कीटोन्स। ये दोनों चीजें हम किस में असिस्ट करेंगे दोस्तों, ये असिस्ट करेंगे हम यूरिन एनालिसिस के अंदर। अब बात करते हैं हम इसके ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं, ओजीटी, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, आप इस टेस्ट के लिए पेशेंट को 6 से 8 घंटे के लिए एनपीओ रखते हैं। एनपीओ का मतलब होता है नील पर ओरल, मतलब अगर पेशेंट को आप कल को टेस्ट कराना है तो पेशेंट को रात को 8 से 10 बजे के बीच में ही कुछ खाना है, उसके बाद पेशेंट को कुछ खाने को नहीं देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल के लिए सैंपल लेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद पेशेंट को दो घंटे के बाद हम क्या देंगे दोस्तों, 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे वेरिएशन कि ग्लूकोज का जो टॉलरेंस है वो कितना हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। देन उसके बाद हम ये एवरी 30 मिनट्स में हम पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक करते रहेंगे, तो मैं उसमें पेशेंट को ये कुछ वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम टेस्ट करते हैं दोस्तों कंफर्मेटरी टेस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं सी पेप्टाइड चेन टेस्ट। सी पेप्टाइड चेन टेस्ट, सी पेप्टाइड चेन टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। जी हां, ये डायबिटीज मेलाइटस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अब सी पेप्टाइड टेस्ट क्या होता है, सी पेप्टाइड टेस्ट दोस्तों क्या है, सी पेप्टाइड हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि जब इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है तो सी पेप्टाइड वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। जी हाँ, जब सी पेप्टाइड्स हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, कब निकलेगा ये सी पेप्टाइड, जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन का फॉर्मेशन होगा और इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, तब क्या होगा, ये सी पेप्टाइड हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। अगर हम इसके नॉर्मल लेवल की बात करें, नॉर्मल लेवल की बात करें तो ये दोस्तों होता है 30 mg पर डीएल। वहीं अगर हम इसके टाइप 1 की बात करें, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के लिए, तो ये हो जाता है 40 mg पर डीएल। और वहीं अगर हम बात करें इसके टाइप 2, मतलब क्या है कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के लिए, तो ये टेस्ट चला जाता है 60 mg पर डीएल। तो ये तीनों वेरिएशन हमें चेक करने को मिलती है। तो जब भी हम किसी पेशेंट का सी पेप्टाइड चेन टेस्ट करते हैं तो ये तीनों वैल्यू हमें क्या करनी होती है दोस्तों, मेजर करनी होती है।
तो इससे ही क्या पता लग जाता है कि पेशेंट को डायबिटी मेलाइटस कौन से टाइप का है। टाइप 1 है तो वैल्यू हमें 40 मिलेगी या 40 से 60 के बीच में मिलेगी, या फिर अगर टाइप 2 का है तो 60 मिलेगी, 60 mg/dl मिलेगी, या 60 से ऊपर मिलेगी। तो इसी वजह से इसको हम बोलते हैं दोस्तों कंफर्मेटरी टेस्ट। और कंफर्मेटरी टेस्ट किसका है दोस्तों? ये डायबिटीज मेलाइटस का। तो ये दोस्तों कुछ हमने क्या पढ़े हैं आज, इसके डायबिटीज मेलाइटस के डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके मैनेजमेंट की। अब इसके हम मैनेजमेंट किस तरीके से पढ़ सकते हैं। हमने टाइप 1 में पढ़ा था कि हमें इसमें बाहर से इंसुलिन की जरूरत पड़ सकती है, तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या है, इंसुलिन थेरेपी की जरूरत पड़ने वाली है। और हमने बात की थी टाइप 2 में कि इंसुलिन तो बन रहा है, कहीं ना कहीं क्या है कि जो इंसुलिन रिसेप्टर हैं वो इम्पेयर्ड हो रहे हैं या प्रॉपर वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या है, हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की नीड पड़ सकती है। तो आइए देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों डाइटरी मैनेजमेंट। अब डाइटरी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों डायबिटिक पेशेंट के लिए। यही डाइटरी मैनेजमेंट क्या करता है, आपके लिए रामबाण औषधि का काम करता है। सबसे पहले डाइटरी हमें क्या कौन सी लेनी चाहिए, सबसे पहले जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसको दोस्तों डिवाइड करके लें। डिवाइड मतलब क्या है कि एक दिन में अगर आप 3 मील्स ले रहे हैं तो उसको 6 मील्स में कन्वर्ट करिए, मतलब क्या है कि 6 डोज में डिवाइड कर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज नहीं जाएगा। कम अमाउंट में ग्लूकोज जाएगा तो वो कुछ ना कहीं क्या है कि हमारी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर कम काम करे तो उनको थोड़ा सा कम काम करना पड़ेगा, तो इस वजह से क्या है ये इफेक्टिव हो सकता है। दूसरा, हमें डाइटरी दोस्तों जो लेनी है वो हमें मोनोसैकेराइड नहीं लेनी है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं दोस्तों, ग्लूकोज होते हैं। तो दोस्तों हमें क्या लेना है, पॉलीसैकेराइड डाइट लेनी है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, स्टार्च या हम बोल सकते हैं कार्ब्स होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं दूसरा एक्सरसाइज की। सबसे पहले हमने बात की है दोस्तों जो हमें मील है वो किस लेना है, डिवाइड डोज में। डिवाइड डोज मतलब 6 टाइम में लेना है। हमने बात किया कि हमें डाइट कौन सी लेनी है, हमें लेनी है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड डाइट लेनी है, मींस जिसके अंदर क्या है, स्टार्च। अवॉइड कौन सी करनी है हमें, मोनोसैकेराइड डाइट। मोनोसैकेराइड डाइट। अब बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज की। तो हमें एक्सरसाइज जरूर करनी है, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी का वेट कंट्रोल रखते हैं तो सबसे बड़ा जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो है एक्सरसाइज। अगर आपकी बॉडी का आप वेट कंट्रोल करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, आपकी बॉडी क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज की डिमांड नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो कम रहेगा। तो हमें इसमें एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए आइसोटोनिक एक्सरसाइज। आइसोटोनिक एक्सरसाइज आप लोगों को सही पता है कि आइसोटोनिक एक्सरसाइज होती है, भले ही आपके लिए क्या है ये वर्ड थोड़ा सा अलग हो रहा है। आइसोटोनिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती हैं जिसके अंदर मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग आती है। मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग आती है, जी हाँ। इन्हीं एक्सरसाइज को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक एक्सरसाइज। अब हमें करना कितना देर है ये भी मैटर करता है कि हमें करना कितना देर है। तो दोस्तों इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है वो रहने वाली है 30 से 45 मिनट। जी हाँ, आइसोटोनिक एक्सरसाइज के लिए जो टाइमिंग रहने वाली है वो 30 से 45 मिनट रहने वाली है। अगर हम बात करें कि वीक में कितना दिन कर सकते हैं, वीक में कितना दिन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये हमें करना होता है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए। आपको ये एक्सरसाइज सिर्फ 5 दिन के लिए ही करनी है, और जो टाइम ड्यूरेशन इसका रहने वाला है वो रहने वाला है 30 से 45 मिनट। अब बात करते हैं इसके हम मेडिकल मैनेजमेंट की। इसका जो मेडिकल मैनेजमेंट है ये भी डिपेंड करता है सीवियरिटी पे।
मेडिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों इंसुलिन थेरेपी की। इंसुलिन थेरेपी, यही इंसुलिन हमारा डिवाइड होता है टू टाइप्स में। मतलब क्या है कि ये हमें इंसुलिन मिलता कहां से, तो दोस्तों ये मिलता है हमें ह्यूमन सबसे पहला, और दूसरा इसका मिलता है ये एनिमल से। यही इसके क्या है दोस्तों, सोर्स हैं। इसके क्या है, सोर्स, जहां से हमें इंसुलिन मिलता है। एक मिलता है हमें ह्यूमन से, दूसरा एनिमल से। अब इसके भी टाइप्स हैं, क्या है दोस्तों, इसके भी टाइप्स हैं। इसके टाइप क्या क्या हैं, इसका फर्स्ट टाइप है दोस्तों शॉर्ट एक्टिंग, दूसरा है लॉन्ग एक्टिंग, तीसरा इसका टाइप है दोस्तों इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इनकी जो ड्यूरेशन है, जब आप किसी पेशेंट को ये इंसुलिन थेरेपी देते हैं तो इनकी जो ड्यूरेशन है, इनका जो इफेक्ट है वो कितने दिन तक रहने वाला है। तो इनका जो इफेक्ट है वो रहने वाला है 4 से 6 आवर। लॉन्ग एक्टिंग की बात करें 24 से 36 आवर, इसकी बात करें तो 36 से 48 आवर। जी हाँ, यही क्या है इसके इफेक्ट हैं और ये कितने टाइम तक इफेक्टिव रहता है। अब बात करते हैं हम ओरल हाइपोग्लाइसिम एजेंट की। ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट की, ओरल हाइपोग्लाइसिमिक एजेंट की। अब ये भी क्या है दोस्तों, ये भी दो तरीके से क्या है डिवाइड है। मींस एक तो क्या कर रहा था, हमारी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को कम सीक्रेट कर रही थी। दूसरा जो कारण बन रहा था कि कहीं ना कहीं जो हमारे इंसुलिन के रिसेप्टर हैं वो इम्पेयर्ड हो रहे थे। तो उन्हीं दोनों को, इस दोनों इम्पेयर्ड को या दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमने भी इसको क्या किया है, टू पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला आने वाला है इंसुलिन सिक्रेटरी एजेंट और दूसरा आने वाला है हमारा इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटाइज। इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटाइज्ड, ये दोनों ही टाइप क्या हैं, क्लासिफाइड हैं। अब इसके अंदर भी हम कौन सी मेडिकेशन पढ़ने वाले हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों इंसुलिन सिक्रेटरी एजेंट। इंसुलिन सिक्रेटरी एजेंट, तो दोस्तों इसके अंदर जो मेडिकेशन आने वाली है, जो क्लासिफिकेशन है, वो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सल्फोनाइल यूरिएज। अब सल्फोनाइल यूरिएज करता क्या है, सल्फोनाइल यूरिएज डायरेक्टली अटैक करता है दोस्तों बीटा सेल्स पर, जो उसके फंक्शन को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, और साथ में क्या करेगा, जो इंसुलिन का सिक्रीशन है उसको बढ़ा देगा। तो इसके अंदर जो ड्रग्स आने वाली हैं वो ड्रग्स हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों ग्लिपिजाइड,
जिसकी डोज है 2.5 mg। अब ये 2.5 mg है, 2.5 mg हमें लेनी कब है? ये लेनी है हमें दोस्तों बिफोर ब्रेकफास्ट। इस मेडिसिन को हम लेते हैं बिफोर ब्रेकफास्ट। मतलब क्या है कि जब आप नाश्ता करने वाले हैं उससे पहले आपको क्या करना है, ये ग्लिपिजाइड मेडिकेशन लेनी है। अगर आपको डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब की है, डॉक्टर ने आपको ये ऑर्डर की है, तभी आपको ये मेडिकेशन लेनी है। वरना बॉडी के अंदर दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरी कंडीशन की हम बात करें, मेडिसिन की बात करें, सॉरी, ग्लिमिप्राइड। दोस्तों ये भी क्या है, सल्फोनाइल यूरेज के अंदर ही आती है। इसकी जो डोज है 1 से 2 mg, 1 से 2 mg रहने वाली है। अगर हम बात करें इसकी मैक्स डोज कितनी लेनी है, तो मैक्स डोज इसकी हम 8 mg से ज्यादा नहीं लेंगे। डू नॉट टेक मोर देन 8 mg। 8 mg से ज्यादा हमें नहीं लेनी है। दोस्तों मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिकेशन आप किसी को प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। या अगर आप नर्सिंग फील्ड या मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये मेडिकेशन नहीं लेनी है। सिर्फ एजुकेशन लेवल के पर्पज से ही वीडियो बनाई जा रही है। आपको जो भी मेडिकेशन लेनी है अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसकी लेनी कब है, तो आप जब फर्स्ट मील ले रहे हैं, फर्स्ट मील के साथ ही आपको ये मेडिकेशन लेनी है। ग्लिमिप्राइड की जो मेडिकेशन है वो आपको फर्स्ट मील के साथ ही लेनी है। तीसरी मेडिकेशन की बात करें दोस्तों हम, तो वो आती है टोलब्यूटामाइड। टोलब्यूटामाइड। अब इसकी जो डोज रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है 250 mg से लेके 2500 mg तक। ये डोज कितनी रहने वाली है? 250 mg से लेके 2500 mg से। अगर इसकी हम मैक्स डोज की बात करें तो वो 3000 mg से ज्यादा नहीं लेनी। 3000 mg से ज्यादा नहीं लेनी है। हमें कितनी लेनी है? 250 से लेके 2500 mg तक। और डॉक्टर ने आपको और ज्यादा डोज प्रिस्क्राइब करनी है तो 3000 mg से ज्यादा कभी प्रिस्क्राइब नहीं करेगा। दोस्तों ये ड्रग्स थी हमारी इंसुलिन सिक्रीटरी एजेंट के लिए। अब बात करते हैं इंसुलिन सेंसिटाइज रिसेप्टर के लिए। इंसुलिन रिसेप्टर सेंसिटाइज। अब ये क्या करेगी दोस्तों, ये मेडिकेशन डायरेक्टली अटैक करती है इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर। जो उसमें फंक्शन क्या है, जो उसके इम्पेयर्ड है, ये उनको क्या करती है, ट्रीट करती है। जो इसके अंदर क्लासिफिकेशन होने वाला है वो इसके अंदर होने वाला है बाइजुनाइट्स। बाइजुनाइट्स। और इसी के अंदर जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आने वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। जो इसके अंदर मेडिकेशन आने वाली है वो है मेटफॉर्मिन। जी हाँ, मेटफॉर्मिन। इसकी जो डोज होने वाली है वो होने वाली है 500 से 2500 mg। 500 से 2500 mg इसकी डोज ले सकते हैं। ये भी मेडिकेशन क्या है, ये भी आगे के आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लिकेशन कर सकती है अगर आप डॉक्टर के विदाउट प्रिस्क्रिप्शन इस मेडिसिन को लेते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। क्या ध्यान में रखती हैं? ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी कोई मेटफॉर्मिन की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर आप प्रेगनेंसी को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रही हैं तो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करनी है।
क्यों? प्रेगनेंसी में ये मेडिकेशन क्या कर सकती है? टेरेटोजेनिक इफेक्ट कर सकती है। टेरेटोजेनिक इफेक्ट का मतलब होता है बच्चे के अंदर क्या कर सकती है? कंजेनिटल डिसेबिलिटीज देखने को मिल सकती है, या हम बोल सकते हैं उसको अंडर डेवलपमेंट बच्चे में देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर हम बात करें पेशेंट को ये मेडिकेशन लेने से पहले, मेटफॉर्मिन लेने से पहले क्या करना है? अपना LFT टेस्ट करवा लेना है। LFT टेस्ट हमें किस वजह करवाना है? क्योंकि ये मेडिकेशन क्या करती है? हिपेटोटॉक्सिसिटी करती है। हिपेटोटॉक्सिसिटी किस वजह से करती है दोस्तों? क्योंकि ये लीवर के अंदर ग्लूकोज के स्टोरेज को बढ़ा देती है। अब बात करते हैं, अगर आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन की टैबलेट ले रहे हैं, तो अगर आप CT स्कैन, MRI प्लान कर रहे हैं, तो आपको ये मेडिकेशन 24 घंटे पहले रोक देनी है। जी हाँ, ये मेडिकेशन आपको 24 घंटे पहले रोक देनी है जब आप क्या कर रहे हैं? MRI और CT स्कैन प्लान कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि जब आप ये मेडिकेशन रोक देंगे तो स्टार्ट कब करनी है? तो दोस्तों ये मेडिकेशन आपको स्टार्ट करनी है 48 घंटे के बाद। 48 घंटे के बाद आपको ये क्या करनी है? स्टार्ट करती है, स्टार्ट करनी है। क्यों स्टार्ट करनी है? क्योंकि ये मेडिकेशन क्या करती है? डाई के साथ कॉम्प्लिकेट होकर क्या क्रिएट कर सकती है? लैक्टिक एसिडोसिस। क्या क्रिएट कर सकती है? लैक्टिक एसिडोसिस की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। किसके साथ दोस्तों? डाई के साथ। डाई कॉन्ट्रास्ट जो पेशेंट को लगाए जाते हैं CT स्कैन, MRI के टाइम पे, मेटफॉर्मिन, ये दोनों मेडिकेशन कॉज कर सकती हैं लैक्टिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से आपको लूज मोशन की शिकायत रह सकती है या सीवियर डिहाइड्रेशन आपको हो सकता है। दोस्तों जब भी आप ये मेडिकेशन ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसके क्या जानने हैं दोस्तों? कॉन्ट्राइंडिकेशन जानने जरूरी होते हैं कि क्यों बॉडी के अंदर हमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, जब भी ये मेडिकेशन आप ले रहे हैं तो पेशेंट जो आप नर्सिंग स्टाफ हैं या नर्सिंग स्टूडेंट हैं, तो आपको ये एजुकेशन पेशेंट को देनी है कि इसमें इस मेडिसिन को लेते समय आपको अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। अल्कोहल कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। कौन से इफेक्ट हो सकते हैं दोस्तों? कॉम्प्लिकेशन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन। जी हाँ, अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन, इसके जो कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं अवॉइड अल्कोहल के, क्या होने वाले हैं? अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन। अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन में होता क्या है? बेसिकली पेशेंट को पाल्पिटेशन होगा, उसको एंजाइटी होगी, पेशेंट को क्या होगा? पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, पेशेंट को ट्रेमर्स आएंगे। तो यही रिएक्शन हमें किसमें देखने को मिलेगी? अल्कोहल डाइसल्फिराम रिएक्शन में। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत पसंद आएगा, और मैं आशा करता हूं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों आशा करता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।